जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि डेली बेस पे हम लोग पॉलिटी को देखते हुए आ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग बहुत कुछ देख चुके और बहुत कुछ बाकी भी है ना। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या देखे थोड़ा समझेंगे। जैसे शुरुआत में हम जब आए थे तो हम प्रस्तावना शुरू किए थे। प्रस्तावना प्रस्तावना के बाद आर्टिकल की और अनुच्छेद के अंदर घुसना शुरू किए तो संघ एवं उसके राज क्षेत्र के बारे में बात किए। फिर बात किए हम नागरिकता के बारे में। फिर बात की हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में। फिर हम लोग आगे बात किए तो अधिकार के पढ़ने के बाद मौलिक राज्य की नीति निषेध तत्वों के बारे में पढ़े। फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़े। और हम लोग पिछले क्लास से चलते आ रहे हैं अब राष्ट्रपति संघ भाग भाग 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं संघ संघ के बारे में। संघ के बारे में राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे। तो राष्ट्रपति के बारे में बात कर लिए हम लोग। बहुत आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक बात कर ली है, जिसमें हम आगे देखते हैं कि कुछ राष्ट्रपति का अपना शक्ति हुआ करता है। अपना शक्ति, ठीक है। तो ये सब क्लास जो हम पढ़ा चुके हैं, तो क्लास आपको अच्छा लगा तो आप क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, है ना। ताकि शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है तो हम लोग बारी बारी से क्लास लेक्चर लेके आते हैं। और मोटिवेशन नहीं मिलता है तो लेक्चर नहीं लगते हैं। चलिए हम लोग आज बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। पिछले क्लास में शक्ति तक हम छोड़े थे। आज हम शक्ति के बारे में देखेंगे। शक्ति को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे क्षमादान की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति और कूटनीतिज्ञ की शक्ति और राज्य शक्ति। ये सब बारी बारी शक्ति आपको देखने को मिलता है राष्ट्रपति के, है ना। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति के बारे में हम लोग पहला चीज देखते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति के बारे में, तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है, आर्टिकल 53 में दिया गया इसका प्रावधान। कितना में दिया गया? आर्टिकल 53 में। क्या आर्टिकल 53 में दिया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या है? निहित है ना। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। मतलब कि यह शक्ति जो दिया गया है आर्टिकल 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित, ये अपना और साथ में इसके द्वारा जो इसका जो हेल्प करने वाले अधीनस्थों, कहने का मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद की मदद से एक काम करता है ना। आगे यहाँ तो समझ में आ गया आर्टिकल 53। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा सा पॉइंट को समझते हैं। क्या है? राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन हुआ करता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का है, नाम मात्र का प्रमुख हुआ करता है। मतलब घर में, जानते हैं, घर घर जो दादाजी बुजुर्ग हो जाते हैं उस रूप में काम करते हैं। बाकी सारा काम तो अब पिताजी करते हैं कि दादाजी बुजुर्ग हो गए, लेकिन दादाजी को सब चीज़ बताना होगा। दादाजी साइन करेंगे, सलाह देंगे, तभी कोई काम होगा। वही काम करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन हुआ करते हैं? तो प्रधानमंत्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। आइए आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति, राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करता है ना। अपॉइंटमेंट किसी से करता है? राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं। जैसे पहला तो महान्यायवादी। आर्टिकल कितना में दिया गया है इसका प्रावधान? तो आपको दिया गया है अटॉर्नी जनरल का 76 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? 76 में प्रावधान दिया गया है। उसी CAG नियंत्रक महालेखक परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 148 में दिया गया है ना। यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी और यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर के पूरा कर दिया गया है। चेयरमैन और मेंबर सदस्य 316 में दिया गया है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको। आगे देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद 74 में दिया गया है। इसको भी नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जैसे बहुत कुछ ऐसा नाम है, जैसे आपको राज्यपाल, निर्वाचन आयोग,
वित्त आयोग, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय, उपराज्यपाल, दिल्ली का सीएम, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, आपको महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ऐसे बहुत सा है जिसको क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जैसे अब आप देख लीजिए महान्यायवादी में, महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी। वही अगर बात करते तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहाँ तक है, आर्टिकल 148 में है, ये नियुक्त कर रहा है। और देखिए हम लोग तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़े लिखे थे 52 से कितना तक, 62 तक, लेकिन ये भी सब आर्टिकल किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है ना। ऐसा नहीं कि इतने से इतने में खत्म हो गया। जैसे हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर में 155 में राष्ट्रपति के भी बारे में बात करेंगे। क्या वो राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़े पढ़े तो राष्ट्रपति बहुत बड़ा है, राष्ट्रपति पूरा संविधान में छाया हुआ है ना। आगे चलते हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिला। जैसे निर्वाचन आयोग 324 में आपको दिया गया है, आर्टिकल 324 में है, लेकिन नियुक्त कौन कर रहा है इसको निर्वाचन आयोग को, तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग का भी कौन कर रहा है, 280 के तहत कौन कर रहा है, तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के जज को जो है 124 के तहत कौन कर रहा है, तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के कौन नियुक्त कर रहा है, तो राष्ट्रपति। 117 के तहत। उपराज्यपाल पहले हुआ करता था, अभी है तो वो 239 के तहत, ठीक है। दिल्ली का सीएम 239 फर्स्ट ए, इस सब का आपको नियुक्त करने के बाद किया गया है ना। आगे देखते हैं, समझ गए होंगे क्या हम समझाना चाह रहे थे। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये आर्टिकल कितना में दिया गया है, 77 में दिया गया है। देख लीजिए, अभी हम बोल रहे थे 62 तो आगे 77, वो 62 खाली बताया गया है, लेकिन बहुत दूर तक का है प्रावधान, ठीक है। तो यहाँ बोले कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो आर्टिकल कितना में दिया गया है, 77 में। वही सभी सभी कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को देनी होती है। प्रधानमंत्री, सॉरी बोल रहा है कि सभी कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देनी होती है। तो ये आर्टिकल कितना में है, तो 78 में दिया गया है। 77 में दिया गया कि सब पूरा नाम चलेगा इसी, भारत सरकार के सभी कार्य का जो सभी कार्य होंगे किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति से। दूसरा बात बोल दिया कि ये जो है सभी जो प्रधानमंत्री को भी काम करेगा तो सूचना देगा किसको, राष्ट्रपति को। आर्टिकल कहाँ लिखा है, 78 में लिखा हुआ है। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत, बोलिए, बोलो बहादुर लोग, कोई दिक्कत है नहीं, तो आइए, दिक्कत नहीं है तो आगे देखते हैं। विधायक के संबंध में शक्तियाँ, विधायक के संबंध में क्या शक्ति है इसके पास, तो देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न अंग है राष्ट्रपति जो संसद का अभिन्न अंग है। जैसे अब हम लोग संसद में 3 चीज पढ़ना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये पढ़ते हैं। तो आपको लोकसभा और राज्यसभा में बीच में कौन आ जा रहा है, तो राष्ट्रपति भी देखना होता है। ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए फिगर के वहाँ से बताया गया है, ये पूरा के पूरा तीनों क्या है, किसके भाग है, संसद के भाग हुआ करते हैं, है ना। देखो, तो हम लोग बोलते हैं कि सब संसद में कितने सदन, तो सदन 2 गो है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, लेकिन कितना अंग है इसका, कितना अंग कितना भाग है, 3 भाग हुआ करता है ना। आगे देखते हैं। सभी कानूनों का निर्णय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत होते हैं। सभी जितने कानून बनेंगे, जैसे बिल जो है, आपको विधायक जो है एक्ट में बदल जाती है, कब, जब राष्ट्रपति साइन करेगा तब, ऐसे नहीं बदल सकता है। जैसे अलग अलग सदन से प्रस्ताव पारित होता है, तो प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति अगर उस बिल पर, विधेयक पर साइन कर देगा, तो क्या बदल जाएगा, अधिनियम कानून बदल जाएगा। तो यही लिखा गया है कि सभी कानूनों का निर्णय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही होते हैं, है ना। जैसे कोई बिल है तो लोकसभा से राज्यसभा में गया, पास हो गया, तो अब राज्यसभा कहाँ भेजेंगे, या तो पुनः विचार के लिए, नहीं तो सीधे किसके पास भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उसको अगर पढ़ के पॉकेट में रख लिया तो पॉकेट बिल हो गया, ठीक है, 14 दिन के अंदर। और नहीं नहीं तो उस साइन कर दी उस पेपर पर, तो वही बिल की आय बदल जाता है, तो एक्ट कानून बदल जाते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को, बोल सकते हैं नहीं। चलते हैं हम लोग आगे, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को वीटो पावर, वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति है क्या,
जैसे पहला अंत्यार्थिक वीटो। वीटो को 3 भागों में बांटा जाता है, अंत्यार्थिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जैविक वीटो। ये इंडिया में चला करता है, ठीक ना। वीटो 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 का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है विशेषाधिकार। वीटो का मतलब ही क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो है, यूएसए के पास 4 वीटो है। जैसे कहने का मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास कितने वीटो है? 3। जबकि यूएसए के पास कितना वीटो है? तो 4 वीटो है। ये सवाल पूछ देती है कभी कभी कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है तो कितने वीटो पावर है? 3। वही अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति में कितने पावर है? तो 4। 4। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग इंडिया की बात कर दिए, जबकि एक और है, कहाँ बात कर दिए? यूएसए में बात कर दिए, है ना। तो आगे हम लोग बारी बारी समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वीटो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय वीटो में समझते हैं अच्छे से, हम लोग आगे देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पास जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने से मना कर देता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय वीटो बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वीटो कहा जाता है। फिर समझेंगे, राष्ट्रपति जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने से मना कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वीटो बोलते हैं। नोट में देखिए, इसका प्रयोग जब किया जाता है, इसका प्रयोग जब किया जाता है कब? जब सरकार के बहुमत ना होने पर। सरकार के बहुमत है ना, या बिल पास करवाना चाहते हैं तो बिल पास नहीं ना करेगा, साइन नहीं करेगा। या प्राइवेट सदन का विधेयक होने पर, यानी कि इसका प्रयोग कब किया जा सकता है? कब? जब सरकार के बहुमत नहीं है या प्राइवेट सदन से बिल पास करवा रहे हैं तब, या सरकार के मना करने पर, या सरकार मना कर दिया कि नहीं पास करवाना है, इस पर कर सकता है। ठीक, इस पर अंतर्राष्ट्रीय वीटो लगा सकता है। आगे देखते हैं, देखेंगे लिखल है कि इस वीटो का प्रयोग, मैंने अंतर्राष्ट्रीय वीटो का प्रयोग PEPSU बिल 1954 में राजेंद्र प्रसाद के समय किया गया था। ठीक है, ये क्या था? तो पंजाब हरियाणा पर बिल पास किया जा रहा था, उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, तो उस समय इसका प्रयोग पहली बार किया गया। राजेंद्र प्रसाद क्या कर दिए थे कि इसको साइन नहीं किए तो किस लिस्ट में रखा जाएगा? इस लिस्ट में रखा जाएगा। अब अगर देखता है निलंबनकारी, दूसरा देखता है निलंबनकारी। तो क्या हुआ करता है निलंबनकारी वीटो? जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे पुनः विचार करने के लिए वापस भेज देता है, उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। अंत्याधिक तो हम लोग पहले बात कर चुके, क्या बोल दिया ये कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार कर मना कर दिया तो अंत्याधिक बोल दिया गया। लेकिन जबकि यहाँ बोल रहे हैं निलंबनकारी कि राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए आपके पास भेजता है तो निलंबनकारी बोला जाता है। अगला पॉइंट कि किसी विधेयक या किसी बिल को राष्ट्रपति सिर्फ एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, न कि बार बार। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? इलाय वही बोल रहा था कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति सिर्फ एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए आगे लिखा है 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस समय एक्ट बना था। एक्ट क्या बना था कि राष्ट्रपति सिर्फ एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, बार बार नहीं भेज सकता है ना, बार बार नहीं भेज सकता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? वही आगे बात करते हैं कि देखिए नोट में क्या लिखा गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में लाभ के पद विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। मतलब वीटो पावर निलंबनकारी के प्रयोग एक बार किए गए हैं, वो APJ अब्दुल कलाम जी किए थे 2006 में। ठीक है, लाभ के पद के लिए बिल पास कराया जाता है, जिसके कारण उनका कर दिए थे कि पूर्ण विचार के लिए वापस भेज दिया गया था। आगे देखते हैं जेवी वीटो। वीटो और 3 को पढ़ रहे थे,
कि इंडिया का जो वीटो है बहादुर लोग, वो इंडिया का कितना मनी है, तो 3 है। और जबकि जबकि यूएसए के बारे में बात करेंगे, यूएसए के बारे में, तो यूएसए में कितना है जी, तो 4 है। तो 3 गो में एक है वीटो पावर। तो एक वीटो पावर बोल रहे हैं जेवी वीटो। जेवी वीटो है तो क्या है, जब किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और ना 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 हाँ करे और ना करे, तो इसे अपने पास आरक्षित रख ले, उसे वीटो, जेवी वीटो बोला जाता है। जैसे आप कोई बिल भेजे, तो वो आपको हाँ या ना कोई के जवाब देवे नहीं किया और उसको अपने पॉकेट में रख लिया, तो उसको जेब में रखने का मतलब जेवी वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति नोट में, राष्ट्रपति के लिए वीटो के संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के वीटो के संबंध में, राष्ट्रपति के लिए वीटो के संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? तीनों वीटो के बारे में समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया तीनों वीटो के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक को प्रयोग किया था। डाक डाक जब संशोधन विधेयक आया था, उसमें जेबी, मतलब कि जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। नोट पॉइंट वन है। संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाते हैं। ये आर्टिकल कहाँ चर्चा किया गया? तो 99 में बोल रहा है कि संसद के सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति नहीं तो राष्ट्रपति जो व्यक्ति के नियुक्त किए हैं ना, उस व्यक्ति के द्वारा इसको शपथ दिलाया जाता है संसद के सदस्यों को। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये आर्टिकल कहाँ है? तो 80 के 3 में है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, देखिए नियुक्त और मनोनीत अलग बात है। नियुक्त होते अलग और मनोनीत होते अलग, इसके बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 331 में। नोट, इस प्रावधान को वर्तमान रोक दिया गया है। जो 2 कर रहा था ना, इस प्रावधान को वर्तमान रोक दिया गया है। ये करता था कहाँ? SC ST क्षेत्र, ऐसे करें आंग्ल, जहाँ पर आंग्ल भारतीयों का बहुमत ज़्यादा है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर किया जाता है। अब जनसंख्या नहीं उतना रह चुकी है, धीरे क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। आते हैं हम लोग राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में आते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति 123 में बात की गई। आप कमेंट करके बताएंगे। अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इसके पहले जानते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, और नहीं जानते तो जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बात की है 123, वही अगर हम आपसे पूछ देते कि राज्यपाल 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 की शक्ति बताइए, अध्यादेश की शक्ति, तो आप कमेंट करके बताएंगे। जब अगर जानते हैं तब, और ना भी जानते हैं तो कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, हालांकि हम आगे पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप कहीं पढ़े होंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अध्यादेश की शक्ति बोलता है कि जब संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन की कार्यवाही ना चल रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है। ध्यान से फिर से समझेंगे। जब संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में कार्यवाही ना चल रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश, मतलब अपना पावर का प्रयोग करता है, अपना कानून लगाते हैं। अध्यादेश न्यूनतम 6 सप्ताह के लिए चलता है। यदि दोनों सदन संचालित हो गए तो रोक दिया जाता है, नहीं तो वही 6 सप्ताह कितना दिन चल जाता है, 6 माह में बदल जाता है, 6 महीना में बदल जाता है। बोल रहा है कि अगर अध्यादेश न्यूनतम 6 सप्ताह और अधिकतम कितना, 6 माह, ठीक है, 6 माह, बोला कि न्यूनतम 6 माह के 6 माह के लिए चला सकती है। यदि दोनों सदन फिर से काम करना शुरू कर देता है ना, तो रोक दिया जाएगा, और नहीं रोके काम करेंगे तो फिर वही 6 सप्ताह कितने दिन में बदल जाएगा, 6 महीना में बदल जाएगा। कोई दिक्कत अध्यादेश के बारे में? आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। बोला है कि न्यायपालिका के संबंध में शक्ति। अब न्यायपालिका के संबंध में शक्ति क्या है देखते हैं।
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। न्यायपालिका की बात की तो न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे 124 में, वही बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में तो 217 में। हम पीछे बता चुके हैं, हम पीछे ही बता रहे थे किसी की नियुक्ति करता तो उसमें दिया गया था लिस्ट कि सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट के कितना 124 में, जबकि हाई कोर्ट के कितना है आपको 217 में। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत। आते हैं हम लोग आगे। क्षमा दान की शक्ति, तो क्या है क्षमा दान की शक्ति? क्षमा दान की शक्ति आर्टिकल कितना में दिया गया? आर्टिकल 72 में दिया गया है। तो क्षमा दान, जैसे क्षमा दान में आपको क्षमा करना, लघुकरण, परिहार, प्रतिलंबन और विराम, ये क्या है सबको बारी बारी से हम समझेंगे। जैसे क्षमा मतलब कि माफ़ करना, लघुकरण मतलब चरित्र बदलना, परिहार का मतलब सजा की अवधि कम करना, ये सब आपको बारी 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 से हम लोग देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो पहला है हमको क्षमा। पहला आपको क्या है? क्षमा। क्षमा दान, क्षमा क्या है? क्षमा में बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ कर देना, जैसे अपने कभी अपराध नहीं किया हो वैसे माफ कर देना क्षमा कहलाता है। ठीक है, क्षमा कहलाता है। फिर समझेंगे, किसी व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ कर देना, जैसे अपने आपने कभी, जैसे उसने कभी कोई अपराध किया नहीं हो वैसे आप माफ कर देंगे तो क्षमा हो गया। और वही क्षमा के बाद हम लोग आगे बात करते हैं लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण देखते हैं क्या है लघुकरण, है ना। लघुकरण जैसे बोला लघुकरण में कि किसी व्यक्ति की सजा का चरित्र बदल बदल देना, किसी व्यक्ति की सजा को चरित्र, किसी व्यक्ति की सजा को चरित्र बदल देना, जैसे कठोर कारावास को आसान कारावास में कर देना। ये भी क्या है आपको क्षमादान, ये भी क्षमादान की लिस्ट में आता है कि किसी व्यक्ति की सजा को चरित्र बदल देना, मतलब कि जो बेचारा कठिन कठोर सजा था उसको आसान में बदल देना, आसान कारावास में बदल देना। परिहार क्या है? तो परिहार के बारे में समझेंगे कि किसी व्यक्ति की सजा को प्रकृति में बदलना, बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर देना ही परिहार कहलाता है। फिर समझेंगे, किसी व्यक्ति की सजा को प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर देना ही क्या कहलाता है? तो परिहार कहलाता है। वही प्रतिलंबन के बारे में देखते हैं। जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा पर माफी की सुनवाई रखे, तो माफी की सुनवाई करने के लिए फिर से समझेंगे कि जब राष्ट्रपति समझेंगे फिर से कि जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा पर माफी की सुनवाई करने के लिए कुछ समय तक की रोक लगा देता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को माफी की सुनवाई करने के लिए कुछ समय तक रोक दिया जाता है तो उसको प्रतिलंबन कहते हैं। जैसे क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए, क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए कुछ पल के लिए रोकता है तो उसको क्या कहते हैं? तो प्रतिलंबन। प्रतिलंबन आगे देखते हैं। विराम क्या है जी? विराम, विराम क्या है कि जब किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक हालात ठीक ना हो तो, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक हालात ठीक ना हो तो उस दौरान राष्ट्रपति किसी सजा पर तत्कालीन रोक लगा देते हैं, उसे विराम कहते हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक हालात ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं। जब रोक लगाते हैं, तत्कालीन रोक लगाते हैं तो उसे विराम कहते हैं। एग्जाम्पल, गर्भवती महिला, इसको क्या कर दिया जाएगा? गर्भवती महिला को रोक दिया जाता है, उसको विराम कह देंगे। किसी आसान बीमारी से या किसी आसान बीमारी से, कोई खतरनाक बीमारी से, ये सब आपको देखने के लिए, और हाँ आसान बीमारी या खतरनाक बीमारी से झेल रहा है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
रोक लगा सकता है। तो उसको कहते हैं विराम। क्या कहते हैं? तो विराम कहते हैं। कोई दिक्कत है तो समझने में, उसको विराम कहते हैं। तो आपको क्षमादान है पूरा के पूरा आपको समझ में आ गया कि क्षमादान में क्या क्या हम लोग बात किए, है ना। जैसे देख लीजिए एक बार फिर से, पीछे हम बात करिए क्षमा, और फिर से लघु, तीसरा परिहार, चौथा प्रतिलम्ब, पांचवा क्या हो गया? तो विराम। यहाँ तक कोई समझने में परेशानी नहीं। आइए हम लोग सैन्य शक्ति में आते हैं। राष्ट्रपति का सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति का मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का मिलिट्री पावर, राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तीनों सेना के जो अधिकारी होते हैं उसको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है ना। युद्ध की घोषणा ही राष्ट्रपति के द्वारा की। यही था आपको सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में बात की कि राष्ट्रपति तीनों सेना का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। और तीनों सेनाओं के अधिकारियों को नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ही युद्ध का मतलब शुरुआत होगा। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आते हैं हम लोग कूटनीतिक शक्ति में आते हैं। कूटनीतिक शक्ति क्या है? क्या है कूटनीतिक शक्ति? तो देखेंगे कूटनीतिक शक्ति में क्या है से कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जानते हैं बात कि सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कूटनीति के बारे में जो राजदूत का नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या है इसे। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति के बारे में देखते हैं। क्या है आपातकालीन शक्ति, है ना। आपातकालीन शक्ति क्या है? जैसे कि आपातकालीन शक्ति में हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, और एक वित्तीय आपातकाल। पहला क्या बोले कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, आर्टिकल 352 आर्टिकल है। और राष्ट्रीय शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय है 360 में, है ना। तो देखेंगे तीनों प्रकार के आपातकालीन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तीनों आपातकालीन घटना जो है उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे इसका भी प्रयोग होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में हो गया। जैसे वो आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं, कोई वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। इस चीज़ को आप समझते होंगे। आइए वित्तीय शक्ति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। क्या है फाइनेंशियल पावर? बजट 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 बोला कि वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति पेश करता है। वो आर्टिकल कितना में है? 112 में। इसी को हम लोग आमतौर पर बजट बोल देते हैं। बोलता है कि वार्षिक आपका जो पॉलिटी हम लोग का है, मूल पॉलिटी, यही चर्चा वहाँ पर किया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति पेश करते हैं। आर्टिकल कितना करता है? तो आर्टिकल 112 करता है। आर्टिकल 112 के तहत करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखते हैं कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश की जाती है। धन विधेयक है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही क्या किया जाता है? तो पेश किया जाता है। लिखना है कि आकस्मिक विधि से पैसा राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जा सकता है। आकस्मिक विधि जो घटना हो गया ऐसा, जो पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकते हैं? आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि विवेकाधिकार की शक्ति, मतलब खुद से शक्ति है, खुद का। जब किसी राजनीतिक दल का लोकसभा में पूर्ण बहुमत ना हो तो इसको ने बोला कि शक्ति का प्रयोग कब करते हैं राष्ट्रपति? विवेकाधिकार को। तो बोल रहा है पहले ही पॉइंट कि जब किसी राजनीतिक दल का लोकसभा में पूर्ण बहुमत ना हो तो विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा, या प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा, या सरकार गिर गए तो उस पर भी क्या करते हैं? सरकार गिर गए को समझते हैं, उसका बहुमत कम हो गया, सरकार के
पद खत्म हो जाता है। सरकार गिरने पर ही विवेकाधिकार विशेष अधिकार का क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए। आप अच्छे से समझ चुके कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ पढ़ गए। अगले क्लास में आपका यहीं तक, अगर मतलब अगले क्लास में राष्ट्रपति से एक आधे कुछ सवाल लाएँगे, नहीं तो राष्ट्रपति से जितना आर्टिकल दिया गया था, तो हम लोग 90% यहाँ पे बात कर लिए। अगले क्लास में हम लोग आएँगे तो देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और बातें करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग उपराष्ट्रपति की ओर चलेंगे। उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति है वैसे उपराष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति का अलग वैल्यू है और उपराष्ट्रपति का अलग वैल्यू है ना? तो यहाँ तक हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी है तो बताइए, कमेंट करके बताइए। हम आपका वेट करते हैं, कमेंट कीजिए। बताएँगे कि आपका ये समस्या है ना? जैसे आप जैसे बताएँगे नहीं तो हम आपको समस्या को समझेंगे क्या? आप नहीं कुछ बोलेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं हम सही बता रहे हैं। कुछ ऐसा भी इसमें होगा जो आपको क्या हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा होगा वर्ड। तो उस वर्ड को आप क्या करें, कमेंट करेंगे, ताकि हम पढ़ा रहे हैं तो हम मेरा भाषा आप अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? आप अच्छे से समझेंगे। कब हम विश्वास रखेंगे कि आपको समझ में नहीं आया, जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएँगे। और क्लास जब लास्ट में ख़त्म होते हैं तो उस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, टीचर को सपोर्ट करना चाहिए। लाइक से हम बोले कि लाइक से क्या आपको मोटिवेशन मिलते हैं। ये चीज़ आपको होमवर्क है कि क्लास ख़त्म होने से पहले ही आप क्या करेंगे, कि क्लास ख़त्म होने से पहले कि आप क्लास को शेयर करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और खुद से लाइक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तक आपको यहाँ तक समाप्त हो गया। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना तो राष्ट्रपति से कुछ संबंधित फैक्ट लेके आएंगे, लेकिन फोकस हमको अगले क्लास में रहेगा उपराष्ट्रपति पर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।